सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ छोटी मोटी खास चर्चाएं आप तक लेकर के आता हूं और हमारा हर संभव प्रयास होता है कि हम आप तक कुछ बेहतर लेकर के आए और आप तक पहुंच सकें और अपनी बातों को रख सकें। अब आपको पता तो होगा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कितनी मजबूती सरकार प्रदान कर रही है। भाई आपको जानकारी होगी कि अगर आपके गृह ग्राम क्षेत्रों में स्कूलें हैं, खासतौर पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तो वहां पर की क्या स्थितियां होती हैं। अब हम सारा दोष किसे दें और किसे दोषी मान ले, यह कह पाना हमारे बस में नहीं होता, क्योंकि अगर हम सिर्फ शिक्षकों को दोषी देते हैं तो भी गलत बात है, और अगर हम बच्चों को दोषी ठहराते हैं तो भी गलत बात है, या फिर हम घर के गार्जियन को दोषी ठहराएं वो भी गलत बात है। आज वर्तमान की स्थितियों में कहीं ना कहीं पर शिक्षा व्यवस्था गुम होकर के रह गई है। खास तौर पर जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूं कि अगर हम किसी घर को बनाते हैं तो हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं घर में बनने वाली उस नींव को। जब नींव मजबूत की जाएगी तो तय है कि घर भी हमारा मजबूत होगा। वैसी ही शिक्षा व्यवस्था होती है और शिक्षण संस्थान होते हैं और साथ में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे होते हैं। भाई अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर हम लगातार किसी व्यवस्था के अनुरूप की अगर हम बात करें तो वो व्यवस्था कहाँ और किस दिशा में जा रही है, इस पर हमें खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अभी कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि इन कुछ वर्षों में हालात कुछ ज्यादा बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नहीं होते हैं, क्योंकि पहली से लेकर के 8वीं तक का जो विषय वस्तु है, यहाँ पर पढ़ने लिखने से लेकर के सारी गतिविधियां, भाई अगर हम किसी स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो तय है कि उस स्कूल से हमें ये उम्मीद होती है कि अगर हमने अपने घर के बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण के लिए भेज रखा है तो उसे सारी चीजें आनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अभी हाल फिलहाल जो है तो एक तरफ प्राइवेट स्कूलें हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ लूट का केंद्र बनी हुई हैं। आपके बच्चे पढ़ें लिखें ना पढ़ें लिखें, फीस आपकी बराबर लग रही होती है, यानी कि जेबों में डाका पड़ रहा होता है। अब बात आती है सरकारी स्कूलों की, खासतौर पर शासकीय विद्यालय, जिन्हें सरकार ने आपके बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक माध्यम बना रखा है। अब उन सरकारी स्कूलों में जब हम पहुंच रहे होते हैं तो देखते क्या है, और देखने के साथ हमें एक बात यह समझ में आती है कि वास्तविकता के तौर पर हमारे यहाँ बच्चे कितने शिक्षित और व्यवस्थित हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उस शिक्षा व्यवस्था के कारण ही आज हमारा देश शिक्षित है और उसी की वजह से आज हम इतना बोल पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी शिक्षा की नींव कमजोर कर दी गई है, और नींव कमजोर अगर होगी तो तय है, जैसे हमने उदाहरण दिया एक घर बनाने को लेकर के, कि अगर हम घर की नींव को मजबूत नहीं रख पा रहे हैं तो तय है कि स्थिति क्या बनने वाली है। हम लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते थे और अभी भी कर ही रहे हैं, और हम वहां पर के हालातों का जायजा ले रहे हैं। खास तौर पर अभी हाल फिलहाल जैसे अगर हम इन सब विषय वस्तुओं के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें खास तौर पर शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर के थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। आज जब मैं कुछ महीनों से अपने गृह ग्राम क्षेत्र में होता हूं, बड़वारा विधानसभा क्षेत्र हमारा कहलाता है, यहाँ पर की तमाम स्कूलों का जायजा और आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक भी हमने पहुंचने का हर संभव प्रयास किया और पहुंच भी पाए। पहुंचने के बाद हम जिस क्षेत्र में रह रहे होते हैं, खासतौर पर जैसे अगर हम अपने गांव की बात करें तो उस गांव के आसपास जो विद्यालय हैं, शासकीय विद्यालय, वहां पर के कुछ बच्चों को हमने फ्री कोचिंग देना शुरू किया। हमें ये लगा कि क्यों ना थोड़ी सी बच्चों की मदद की जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति ज्यादातर मजदूर होते हैं। कोई बाहर ड्राइवरी कर रहा होता है, कई ऐसे मजदूर होते हैं जो आपको पता ही होगा कि हाथ में तगाड़ी फड़ुआ होना और तो कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि ये जो मजदूर हैं ये देश की सबसे बड़ी नींव है। और इसके बाद जहां तक अगर देखा जाए तो आज जिन बिल्डिंग भवनों पर आपकी नजर पड़ रही होती है ये बनाने वाले मजदूर ही होते हैं, और इन्हीं मजदूर के बच्चे उन शासकीय विद्यालयों में पढ़ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे होते हैं। अब पहली से लेकर के 8वीं तक एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना कि क्या वास्तविकता के तौर पर शिक्षा व्यवस्था हमारी मजबूत हो रही है, क्या हमारे घर के बच्चे जिन विद्यालयों में जा रहे हैं वहां पर उन्हें बेहतर शिक्षा दी जा रही है कि नहीं। तो भाई ऐसा है कि अगर हम शासकीय विद्यालयों की बात करते हैं तो शासकीय विद्यालयों से एक जवाब और एक सवाल निकल करके आता है। वहां पर जब आप जाएंगे तो तय है कि आप अगर किसी से यह बात रखना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है,
मैं इस पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप सभी से, और आप भी जरा सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की बात है और यहाँ पर ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। अभी एक घटनाक्रम जिसको लेकर के मैं आप सभी के सामने हूँ। भाई ऐसा है कि जब हमने बच्चों को फ्री कोचिंग, यानी कि सुबह उठना, बच्चों को पढ़ाना, कुछ समथिंग 8, 10, 12 बच्चे जो भी हमारे पास आ रहे होंगे, अब सोचिए जब हमने उन्हें पढ़ाना शुरू किया तब हमें ये बात समझ में आती है कि बच्चे कितने शिक्षित और कितने व्यवस्थित हो रहे हैं और उन्हें कितना ज्ञान होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी विषय वस्तु की कल्पना करते हैं और उस विषय वस्तु को अगर हम टटोलने का प्रयास करते हैं तो तय है उससे कई सारे सवाल और जवाब निकल करके सामने आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर नया किस्सा ये शुरू होता है कि आपको भी पता है कि पहली से लेकर के 8वीं तक क्या पढ़ाया जाता है और किस लिए पढ़ाया जाता है और उसका रिजल्ट और परिणाम क्या हो सकता है। तो भाई यहाँ पर ऐसा है कि सरकार ने तो सिर्फ एक सिंपल सा नियम निकाल दिया और उस कानून को लागू भी कर दिया गया, खासतौर पर शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, कि पहली से लेकर के 8वीं तक सबसे पहला 5वीं क्लास बोर्ड एग्जाम हुआ करती थी और 8वीं क्लास भी बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे। तो सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम हटा दिए गए ताकि सरकार पर बोझ ना पड़े। दूसरी तरफ बच्चों के प्रति कितना ध्यान आकर्षण सरकार कर रही है ये भी सोचने, और क्योंकि यहाँ पर तो हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ समझना है। अब अगर हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो तय है कि कई सारी बातें हमारे सामने होती हैं। भाई अब ऐसा है कि ABCD से लेकर के का खा गा घा सारी चीजों की जो है तो हमें जानकारियां होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाना आता है कि नहीं आता, जोड़ घटाना आता है कि नहीं आता, गुणा भाग आता है कि नहीं आता, और साथ में हिंदी पढ़ना। खास तौर पर हिंदी पढ़ना तो मान लीजिए कि हमारा एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन उसके साथ जिस इंग्लिश की बात की जाती है, यानी कि जिसे हम कहें कि अंग्रेजी का एक विषय और साथ ही साथ संस्कृत का भी एक विषय जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको लेकर के बड़ी बड़ी किताबें दी गई, और एक इतनी सारी किताबों का ज्ञान अर्जन करना अब छोटे छोटे बच्चों के बस के बाहर होता है। बाहर इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं तो तय है कि उन बच्चों का बेसिक नॉलेज बहुत मायने रखता है, और बेसिक नॉलेज जब मायने रखता है तो तय है कि बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होंगे। भाई सीधी सी बात है, हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करनी है तो जो शिक्षा व्यवस्था पहले चल रही थी हमें उसी तरह से कर देनी चाहिए। भाई यहाँ पर तो 3 तरह के अधिकार थे जिन्हें सरकार ने छीन लिया। सबसे पहला, शिक्षकों के हाथ में डंडे होते थे जिसका डर बच्चों को होता था कि, और किसी भी तरह का अगर होमवर्क दिया जा रहा है या पढ़ाया लिखाया जा रहा था तो बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट देते थे, कम से कम डर की वजह से कि चलो हमारे शिक्षकों ने हमें कुछ काम दिया है तो हमें उस काम को करना है, क्योंकि हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ होता था। लेकिन बदलते वक्त और बदलते हालातों ने 3 तरह के अधिकार हमसे छीन दिए। पहले तो शिक्षकों के अधिकार छीन दिए गए कि वो बच्चों को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी कमी और कमजोरी जो है हमारे सामने है, खासतौर पर सरकार की लापरवाही के नाम पर। तो मैं आपको बताऊं कि अगर पहली से लेकर के 8वीं तक के जहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, खासतौर पर चाहे किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है, खासतौर पर सरकार के दिए हुए वो शासकीय विद्यालय जहां पर आपके गृह ग्राम क्षेत्र के बच्चे पढ़ने जा रहे होते, खास तौर पर एक कैटेगरी जिसे गरीबी कहा जाता है, उस गरीबी की कैटेगरी के बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं तो तय है कि किसका फायदा किसका नुकसान होने वाला है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। भाई हमने 3 अधिकारों को जो प्राय कहा तो पहला ये था कि शिक्षा व्यवस्था डामाडोल होना, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे होंगे, उन्हें तो पता है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, पहले से लेकर के 8वीं तक हमें फ्री हैंड पास कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ बात आती है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना मजबूत है, खेल कूद कितना मजबूत है, सारी चीजों को हमें देखना होगा। तो यहाँ पर सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने का काम किया और नाम मात्र के लिए कुछ व्यवस्थाएं सौंप दी गई। अब सोचिए कि शिक्षा व्यवस्था अगर पहली से लेकर के 8वीं तक जो कि आपके बच्चों की प्राथमिकता होती है, नींव होती है, वो प्राथमिकता अब कहाँ और किस दिशा में जाने वाली है। तो यहाँ पर तमाम कई तरह के सवाल उठ करके सामने आते हैं और इन सवालों के बीच में छिपा हुआ होता है आपके बच्चों का भविष्य। अब अगर इन सारी बातों को लेकर के आप थोड़ी सी कल्पना करिए और थोड़ी सी मेहनत करिए और उन स्कूलों तक जाइए जहां पर से आपके बच्चों का भविष्य
जुड़ा हुआ होता है। दूसरी प्रथा है कि यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने को लेकर के आज चाहे सरकारी स्कूल के शिक्षक हों चाहे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हों, उनका मन स्कूल में कम और प्राइवेट शिक्षण संस्थान यानी कि खुद की कोचिंग क्लासेस चलाने में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहां पर हमारी सैलरी कुछ समय के लिए फिक्स होती है, कुछ घंटों के हिसाब से हमें वहां पर काम करना होता है, और कुछ घंटों के हिसाब से अगर हमें वहां पर काम करना है तो उस काम को लेकर के हम कितना चिंतित और व्यथित होते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने होती हैं। भाई अब ऐसा है कि आज आज के इस दौर में आप देखिए कि जो जिन लोगों ने उस दौर से पहले पढ़ाई की, शिक्षा व्यवस्था ग्रहण की, शिक्षा का महत्व समझा, तो आज जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो इस अगर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की मैं बात करूं तो आप सोचिए कि सरकार उनसे कौन कौन से काम कराती है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अगर आपकी डामाडोल हो रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपने देखा होगा जब कभी इलेक्शन होता है तो उन्हीं शिक्षकों को भेजा जाता है। जनगणना की बात करें तो भी उन्हीं शिक्षकों को भेजा जाता है। अब तो हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक का प्रचार प्रसार भी, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अभी हाल फिलहाल एक संकल्प यात्रा का ध्येय सरकार ने बनाया, जिसमें मोदी जी के बैनर पोस्टर लगे होते हैं, और इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी के लगे हुए होते थे, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माने जाते थे, और अब सीएम का चेहरा भी बदल चुका होता है। लेकिन इनके चेहरे बदल गए, सरकारें बदलती हों या ना बदलें, लेकिन चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन नियम कानून को की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही हैं, ये सोचिए। हमें और किसी चीज से परहेज नहीं, मगर सरकार द्वारा ये इस शिक्षा व्यवस्था की मजबूती को लेकर के कोई कदम न उठाया जाना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भाई अब तो हम ये मान के चले कि पहली से लेकर के 8वीं तक की पाठशाला का जो पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं पर डमाडोल होकर के रह गया है। अब यह हम मान के चले कि हमारे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ फेलवर साबित होता नजर आता है। आप घर में चाहे कितने भी डंडे बरसाएं, लेकिन एक शिक्षक का भय, उसकी छड़ी बहुत काम करती थी, लेकिन अब वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों ने भी अपना पहलू बदला। उन्हें और एक तरफ घर के गार्जियन, जिन्हें यह लगता है कि हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया और हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। तीसरी तरफ होती है प्राइवेट संस्थाएं, चाहे एजुकेशन से जो भी जुड़ी हुई संस्थाएं, चाहे जिन्हें हम कोचिंग क्लासेस कह लें या फिर जो भी कह लें, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं पर घूम फिर करके उसी दशा और दिशा की ओर आती हैं जब आपके बच्चों का भविष्य यानी कि शिक्षा व्यवस्था खतरे में होती है। और इस शिक्षा व्यवस्था का खतरा आपके बच्चे के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा होगा, क्योंकि इस सिस्टम में अगर सुधार नहीं लाया गया तो सोचिए कि आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं। क्योंकि मौजूदा हालातों में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी, आज जब गलियों से निकल करके हम देखते हैं कि बच्चों की स्थितियां क्या होती है, क्या उनकी मनोदशा है, आज जब हम उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके गृहग्राम क्षेत्र के विधायक जी का क्या नाम है, तो उन्हें नहीं पता होता। उन्हें यहाँ तक यह नहीं पता होता कि हम किस जिले में रहते हैं। बहुत हद तक तो मैं अगर ये कहूं कि उन्हें अपने माँ बाप का नाम भी ठीक से याद नहीं होता है, ना ही उन्हें अपने घर के सदस्यों का नाम याद होता है, और ना ही अपने स्कूल का नाम याद होता है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होगा, वो भी उसका कारण उनके स्वयं माता पिता होंगे, शिक्षक होंगे, इस बात को माना जा सकता है। लेकिन बाकी 75% बच्चों का क्या, जो कहीं ना कहीं पर इस कमजोर कड़ी से गुजर रहे हैं, और कमजोर कड़ी से अगर गुजर रहे हैं तो तय है कि उनका भविष्य किस दिशा और दशा में जाएगा, ये सोचने वाली बात है। इसलिए जरा सा एक पहल हमें करने की आवश्यकता है। अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस आपको अपने बच्चों पर स्वयं करना होगा, क्योंकि अब शिक्षकों का और सरकार का मन आपके बच्चों के प्रति हट चुका होता है। वहां पर सिर्फ अगर शिक्षक जा रहे हैं तो सिर्फ नौकरी करने जा रहे होते हैं, और वो अपना जो भी उनका सरकारी तंत्र कह रहा होता है उसी काम पर उनकी रुचि होती है, और उस काम पर उनका फोकस ज्यादा होता है। इसलिए अब आपके बच्चों का भविष्य स्वयं आपके हाथों में है। अब आप उन्हें ट्यूशन पढ़ाएं, कोचिंग कराएं, वगैरह वगैरह जो भी आप कराना चाहते हैं, यह भी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है, या फिर स्वयं आप उन्हें अपने हिसाब से हैंडल करें। तब जाकर के आपके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः कंप्लीट हो पाएगी, और जिससे आने वाले समय के लिए आपके बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो पाएगा। क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था को अगर आज नहीं सुधारा गया तो तय है आने वाला समय बड़ा ही बेकार, गंभीर और
खतरनाक भयावह हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा बेसिक नॉलेज, क्योंकि आज एक सोशल मीडिया की जो ट्रेंडिंग है वो कहीं ना कहीं पर यह देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है और वो दिन भर उस पर ज्यादा समय दे रहे होते हैं। अब ये किसकी गलती है, किसे हम दोषी मान लें, ये भी जरा गंभीरता वाली बात है और इस पर हमें थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता जरूर होती है। इसलिए इन सारी बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और खास तौर पर बच्चों के भविष्य की बात है, इसलिए हमें इन सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं इसके साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए क्या है कि बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के मैं आप तक आना चाहता हूं और धीरे धीरे करके आऊंगा। एक एक बात को, खास तौर पर हम जिन चीजों को देख करके आ रहे हैं, जिनसे हम गुजर रहे हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रही होती हैं, हम उन पर ज्यादा फोकस करते हैं उनका, और, और साथ ही साथ उन सब विषय वस्तुओं को लेकर के हम आप तक आने का प्रयास भी करते रहते हैं, जिससे हमारी बातें आप तक पहुंच सके और आपके पास भी कुछ अगर ऐसा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, जिस पर हम एक्सप्लेनेशन कर सकें, और साथ ही साथ और भी कई सारी समस्याओं को लेकर के, जिनको लेकर के आप तक हम आ सकें। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा।